ચલો ડાયરેક્ટ ટેક્સ યુનિટ નંબર 4 એનો क्वेश्चन नंबर डी હતો આપણે। सो इन क्वेश्चन नंबर डी हमें क्या करना था, तो यहाँ पे हमें नेट इनकम कितनी है 10,50,000, उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी थी अंडर द अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। चलो यहाँ पे हमने गिना था रेगुलर टैक्स रिजीम के अंदर, बराबर। तो वो कैसे गिना था, तो देख लो यहाँ पे ओरिजिनल टैक्स रिजीम, ये सब मैंने आधा छोड़ा था। तो ओरिजिनल टैक्स रिजीम के अंदर इनकम उसकी 10,50,000 थी, तो 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, तो 0। 2.5 लाख से 5 लाख कितना डिफरेंस हुआ, 5 लाख माइनस 2,50,000, 2,50,000 उस पर 5% तो 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक 20% तो 5 लाख का 20% 1 लाख। 5 लाख कैसे आया, 10 लाख माइनस 5 लाख। और 10 लाख से 10,50,000 मीन्स डिफरेंस है 50,000, उसके ऊपर 30% है तो 15,000। इन सबका टोटल किया तो 12,75,000 उसका टोटल टैक्स हुआ। उसके अंदर सरचार्ज कब लगेगा, जब 50 लाख से ज्यादा इनकम होगी और 1 करोड़ तक होगी, तब 10% उसके मुताबिक वो सरचार्ज अभी नहीं देखना आपको। उसके ऊपर हमने क्या लगाया 4% सेस, किसका 1,27,500 का 4%, 5,100 ये टैक्स लायबिलिटी हो गई, बराबर। बट यहाँ पे क्या पूछा है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में क्या है, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, बट आपका टैक्स रेट कम हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। तो जब आप अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम की बात करते हो, तो ये रहा। ये हमारा रेगुलर टैक्स रिजीम था, और ये आ गया न्यू टैक्स रिजीम। उसमें क्या लिखा है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर उन दोनों की इनकम बराबर एट द कंसेशनल रेट पे टैक्स गिनना है आपको, तो 2.5 लाख तक की इनकम के लिए कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, एंड 7.5 लाख से 10% तक 10 लाख तक 15%, और 10 लाख से अबो 20%। तो अगर अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में हमें गिनना है, तो उसकी इनकम कितनी थी 10,50,000। तो हम लिखेंगे अप टू 2,50,000 टैक्स कितना था, 0। अब 2,50,000 से लेके कहाँ तक था देख लो, 5 लाख तक 5%। तो 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख माइनस 2,50,000 क्या होगा, 2,50,000 उसके ऊपर 5% है, तो दैट विल बी 12,500। 5 लाख से लेके कहाँ तक था, तो 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है, तो 5 लाख टू 7,50,000, तो ये भी होगा 2,50,000। यहाँ पे 10% कितना होगा, 25,000। 7,50,000 माइनस 5 लाख, 2,50,000 उसका 10%। अब 7,50,000 से लेके कहाँ तक, 10 लाख तक, डिफरेंस कितना है 2,50,000। और यहाँ पे रेट कितना है, ये रहा 7,50,000 से 10 लाख तक 15%, तो इसका 15% करना, बराबर। चलो गिनता हूँ कैलकुलेटर पे, 2,50,000 का 15%, 37,500। और 10 लाख से ऊपर की इनकम
10 लाख से 10,50,000 तक हमारी इनकम है। टोटल इनकम यहाँ पे देखी थी 10,50,000, तो डिफरेंस आया 50,000। उसके ऊपर कितना परसेंटेज गिनना है हमें? 20%। 12, 12.5 लाख तक 20% ही है, तो 20% तो होगा 10,000। तो अब ये टोटल कर दो, कितना होगा? 37,500। टोटल 50,000, 60, 70, 85,000। 85,000, उसके अंदर हमने क्या ऐड कर देंगे? 4% सेस है यहाँ पे। बराबर। तो यहाँ पे सेस निकल गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये हो गए अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम के मुताबिक टैक्स लायबिलिटी। यहाँ से भी सेस निकाल लेना। ये जो एजुकेशन सेस है वो अब हमारे पास अब नहीं लगता। तो यहाँ पे भी टैक्स लायबिलिटी 1,27,500 ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मिस्टर मार्टिन हु इज अमेरिकन सिटीजन एंड नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो इंडियन ओरिजिन नहीं है। बराबर। केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द यूएसए ऑन 1 अप्रैल 2015। वो पहली बार इंडिया में आया है। स्टे हियर एट अ स्ट्रेच ऑफ 3 years। 3 साल तक यहाँ पे रुका। एंड लेफ्ट फॉर जर्मनी ऑन 1/4/2018। 1/4/18 को चला गया। He returned to India on 1st July 2019 and remained till 1st December 2019 when he went back to the USA. He again came to India for taking employment in Mumbai branch of American company on 25th January 2022 and present in India till 31st March 2022. अब मिस्टर मार्टिन का रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से असेसमेंट ईयर के लिए ढूंढना है? 22-23। तो ये गिनोगे कैसे? तो अब होता है शुरू हमारा यूनिट नंबर 1। नाम क्या है? मिस्टर मार्टिन। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा था? 21-22। असेसमेंट ईयर 22-23। अकॉर्डिंगली आपको जो भी ईयर हो वो लिखना होगा। अब क्या होगा? असेसमेंट ईयर 23-24 होगा और प्रीवियस ईयर 22-23 होगा। मिस्टर मार्टिन क्या है? इंडियन ओरिजिन नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी होगी अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। बेसिक कंडीशन क्या है? प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 182 days इन प्रीवियस ईयर। मैं वर्किंग नोट 1 करके उसके प्रीवियस ईयर के डेज गिन लेता हूँ। चलो, प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा था? 21-22। तो उसमें वो कब आया था? He again come to India for taking employment in the Mumbai branch। कब आया था? 25 जनवरी को। And was present in India till 31st March। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के डेज गिनने हैं, तो 25 जनवरी 22 टू 31st March 22। तो गिनो, जनवरी के 31 थे, उसमें से 25 दिन 24 दिन नहीं था, तो जनवरी के 7 days, फेब्रुआरी के 28, मार्च के 31। तो टोटल कितने दिन था? 66 डे।
डेज। तो ये तो नॉट सेटिस्फाई। मुझे कितने दिन चाहिए थे? 182। यहाँ पे कितने दिन है वो? 66 डेज। तो नॉट सेटिस्फाई। तो दूसरी कंडीशन, अगर वो इंडियन ओरिजिन होता तो दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं होती। प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। चलो ये हो गया। तो क्या 66 है? एंड 365 और मोर डेज ड्यूरिंग कितने साल? 4 years। इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से 4 साल पहले वो कितने दिन इंडिया में होना चाहिए? 365। और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल हम लिख लेते हैं। चलो प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा था? 21-22। तो उससे पहले के 4 साल, 21-22 के पहले 2021, 1920, 18-19, 17-18। हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 थे, उससे पहले के 4 साल लिख दिए। अब उसमें डेज देख लो कितने दिन था। तो 1415 से 1418 तक 3 साल तो वो कांस्टेंट यहाँ पे रहा था। मीन 17-18 में वो पूरे साल इंडिया में ही था। कितने दिन? 17-18 के तो 365 हो गए। तो यहाँ से देखने ही पता चलता है कि वो सेटिस्फाई हो गया। बराबर 4 साल देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 17-18 में ही 365 हो गए। तो इसका सबका टोटल करोगे तो वो ग्रेटर देन 365 डेज ही होगा। तो लिखेंगे हम एज ही सेटिस्फाई सेकेंड बेसिक कंडीशन, ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। अब क्या अप्लाई होगा? एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। पहली, रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 years। इमीजिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर पूरा लिखना है। और दूसरा, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 730 डेज। बराबर, ड्यूरिंग 7 years इमीजिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मीन्स प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल लिख लेने हैं। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा था इस सम के अंदर? 21-22। तो उससे पहले के 10 साल कहाँ से शुरू होंगे? 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21 हो गए 10 साल। अब यहाँ पे डेज लिख दो। तो यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0। बट पहली बार कब आया था? 1415 को। तो 15-16 में वो 365 डेज था। 15-16 365, 16-17 365, 17-18 365। 3 साल तो रुका था। अब वापिस कब आया? ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 2019 और 1 दिसंबर तक रुका। तो 1 जुलाई टू 1 दिसंबर कौन सा साल? 1920। तो 1920 में 18-19 में नहीं आया। 1 जुलाई टू 1 दिसंबर। टाइम गिन लो कितना? जुलाई के 31st गिन लेते हैं। मैं जुलाई के 31st, अगस्त 31st, सितंबर
30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर का एक दिन। देखो एक दिसंबर तक रुका था तो टोटल कर दो कितने दिन होंगे, 1 2 3 4, 154 डेज। और 2021 में था वो देख लो, नहीं 25 जनवरी तो 2021 में नहीं आया तो 0 डेज। चलो ये तो डेज गिनने के लिए था मेरा सिर्फ। चलो अब स्टेटस, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का कि 182 भी डेज नहीं है, 60 डेज भी नहीं है। यहाँ पे 182 से ज्यादा है तो रेसिडेंट। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में 60 से ज्यादा है और उससे पहले के 4 साल में 365 से ज्यादा है तो रेसिडेंट और डैश। क्लियर। अब यहाँ पे 7 साल का टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल के डेज का टोटल। बट ऑब्वियस विच इज मोर देन 730 डेज, आपको वो टोटल लिखना होगा। तो यहाँ पे 10 में से 2 सेल में रेसिडेंट होना चाहिए, 2 से ज्यादा ही है तो सेटिस्फाई। सात प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में 730 दिन होना चाहिए, यहाँ पे उससे भी ज्यादा है, सेटिस्फाई। तो लिखेंगे हम एज ही सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशन, ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से एक ही सेटिस्फाई करता या एक भी नहीं करता तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता। और अगर उसने बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की होती तो वो क्या बन जाता, नॉन रेसिडेंट। तो ये 5 मार्क्स का सम पूरा। उसके बाद बी वाला सम, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, assuming Mr. Krisi is an ordinary resident, not ordinary resident और नॉन रेसिडेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखो, कॉलम तो हमें पता ही है कि कैसे गिनते हैं, बराबर। तो नाम था कृषि। क्वेश्चन टू बी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, बराबर। कॉलम ये याद आ गए होंगे आपको, ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अब एक एक चीज पहले मैं फर्स्ट थिंग लिख के देता हूँ, रॉयल्टी रिसीव्ड इन कनाडा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रॉयल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये इनकम अराइज के यहाँ पे हुई, इंडिया में, बिकॉज फ्रॉम गवर्नमेंट है तो 2,10,000 टैक्सेबल टू ऑल। तो सब में मैंने लिखा 2,10,000। पता चला। उसको हम कैसे लिखते थे, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, जहाँ पे टी लिखता हूँ वहां पे अमाउंट आएगी, और जहाँ पे एन टी लिखता हूँ वहां पे कुछ नहीं आएगा, डैश आएगा। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया है तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों तीन में टैक्सेबल। डिविडेंड पेड बाय फॉरेन कंपनी बट रिसीव्ड इन इंडिया है, तीनों तीन में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके, कंट्रोल कहाँ पे है, इंडिया में, तो रिसीव्ड कहाँ हुआ नहीं बताया, तो रिसीव्ड समझेंगे यूके में ही हुआ है, तो पहले दो में टैक्सेबल, तीसरे में नॉट टैक्सेबल, तो 10,000 10,000 एंड 0। इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया, तो इसके दो भाग करेंगे। 15,000 जो रिसीव्ड इन इंडिया है वो टी टी टी, और बाकी के 15,000 जो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है तो वो टी एन टी एन टी। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन गुजरात, गुजरात में है बिजनेस तो टी टी टी। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 6-7, इस साल का है ही नहीं ना, तो तीनों तीन में नॉट टैक्सेबल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, इंडिया का बिल्डिंग बेचा, तीनों तीन में टैक्सेबल।
नीचे आप क्या करोगे, ये जो भी अमाउंट है उसका टोटल कर दोगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन 1/3 रिसीव्ड इन कोलकाता, तो 1,50,000 था, उसका 1/3 दैट इज 50,000 रिसीव्ड कहाँ हुआ, कोलकाता में, तो तीनों तीन में 50,000 50,000 50,000। और बाकी का जो बैलेंस 1 लाख बचा वो पहले में टैक्सेबल, बाकी बे में दो में नॉट टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दुबई रिसीव्ड इन कनाडा, तो पहले में टैक्सेबल, बाकी दो में नॉट टैक्सेबल। रेंटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22 एक्रूड इन ऑस्ट्रेलिया बट रिसीव्ड इन इंडिया है, तो तीनों तीन में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया बट कंट्रोल फ्रॉम तुर्की, तो पहले में टैक्सेबल, बाकी दो में नॉट टैक्सेबल। नीचे टोटल कर दोगे, बराबर। यहाँ पे एसएससी की डेफिनेशन आपको लिखनी है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, वो मैंने वीडियो भेजा है। इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। अगर फॉरेन कंपनी है और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया है तो रेसिडेंट। और अगर फॉरेन कंपनी है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। और फॉरेन कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इंडिया है और पार्टली आउटसाइड इंडिया तो भी नॉन रेसिडेंट। इतना ही याद रखना है कि इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी है और उसका कंट्रोल टोटली इंडिया में है तो ही रेसिडेंट। ये मैंने कहा था कि ना 5 नाम याद रखना है। लिस्ट आउट 5 एग्जाम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10, बराबर 5 नहीं 10 नाम याद करके रखना। तो ये यूनिट नंबर 1 का पेपर का खत्म हुआ। ओके।